हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत भारतीय महिलाओं का संस्कृति के रूप में क्या स्थान है, क्या स्वरूप है और उनके लिए स्वस्थ नारीवाद का दृष्टिकोण किस प्रकार से निर्माण किया जाए, इसके विषय में अध्ययन हम लोग करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं भारतीय महिलाएं किसे कहते हैं। भारत के निश्चित भूभाग के अंतर्गत निवास करने वाली समस्त महिलाएं क्या कहलाती हैं? भारतीय महिलाएं कहलाती हैं। अब संस्कृति क्या होता है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कार संबंधी समस्त गतिविधियां जैसे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली, व्यवहार, आदर्श, सामाजिक मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा, मान्यता इत्यादि जो गतिविधियां हैं जो परिवार में संस्कारों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? संस्कृति कहलाती हैं। यानी संस्कारों के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले समस्त ज्ञान, व्यवहार, आचरण, आदत, चरित्र इत्यादि सब क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। आप इसे परिचित है। अब देखना ये है कि संस्कृति क्या सिर्फ महिलाओं की वजह से चलती है? नहीं, संस्कृति में स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं, परंतु मुख्य भूमिका में महिलाएं होती हैं, क्योंकि जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी क्रियाकलाप, व्यवहार, हाव भाव इत्यादि हैं, सब ज़्यादा माताओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार से अगर हम ये कहें, संस्कारों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होना, चलना ही क्या कहलाती है? उस समाज की संस्कृति कहलाती है। जिस समाज में संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलते हैं तो वही संस्कार क्या कहलाते हैं? संस्कृति कहलाते हैं। वह महिला पुरुष उसके लिए दोनों उत्तरदायी होते हैं, परंतु महिलाएं मुख्य भूमिका में होती है। इसलिए संस्कृतियों का संचरण का मुख्य आधार महिलाएं ही होती हैं। इसीलिए आपको इसको सिलेबस में पढ़ना है। अब हम चलते हैं कि भारतीय महिलाएं ही नहीं, विदेशों में जहां परिवार है, एक जान लीजिए, जहां महिलाएं हैं वही परिवार है, और जहाँ महिलाएं नहीं वहाँ कोई परिवार ही नहीं है। इसलिए जहाँ महिलाएं हैं उसी जगह संस्कार, उसी जगह संस्कृति पाई जाती है। ये जान लीजिए, घर बिना महिलाओं का कोई घर नहीं होता। जहाँ घर है, जहाँ महिलाएं हैं वही वास्तव में घर है। तो वो महिला कोई भी हो सकती है, माँ, बहन, बेटी, पत्नी इत्यादि, कोई भी केंद्र बिंदु में कोई न कोई महिला जरूर होगा। चलते हैं, वो बात अलग बात है। तो हम फिलहाल में देखते हैं कि ये जो संस्कृति है, महिलाएं मुख्य भूमिका में होती हैं, उसका क्या स्वरूप होता है। महिलाओं द्वारा घरेलू क्रियाकलाप यानी खान पान, लालन पालन, शारीरिक संबंध, साफ सफाई, बोली भाषा, व्यवहार, सुरक्षा, मान सम्मान इत्यादि सभी क्रियाकलाप इसमें शामिल हैं। महिलाओं द्वारा घरेलू क्रियाकलाप के अंतर्गत जो संबंधों के आधार पर क्रिया की जाती है, व्यवहार किए जाते हैं, जो दूसरे के लेन देन के लिए व्यवहार किए जाते हैं, जो संवेदनाओं के यानी भावनाओं, इच्छाओं के आधार पर जो जिसको हम लोग संवेदना, जैसे प्रेम, घृणा, सम्मान इत्यादि संवेदना और ज्ञान, ये जितनी भी क्रियाकलाप घरेलू क्रियाकलापों के माध्यम से संबंध, व्यवहार, संवेदना, ज्ञान इत्यादि के आधार पर जो भी व्यवस्थित व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्कृति। इसको फिर एक बार देखिए, महिलाओं द्वारा घरेलू क्रियाकलाप के माध्यम से जो ज्ञान, संवेदना, व्यवहार, संबंध इत्यादि के प्रति जो व्यवस्थित रूप से बालकों का या घर का जो विकास किया जाता है वो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। संस्कृति के अंतर्गत ये हमेशा आप याद रखिएगा, महिलाएं जो है मुख्य भूमिका में होती हैं, पुरुष होता है पर पुरुष सहयोग की भूमिका में होता है। मुख्य भूमिका में कौन होता है? महिलाएं होती हैं। अब आप समझ गए हैं कि संस्कृति के अंतर्गत जब महिलाएं मुख्य भूमिका में हैं तो फिर भी एक घरेलू हिंसा कैसे? घरेलू हिंसा क्यों? महिलाओं का शोषण क्यों? महिलाओं के पास कुपोषण क्यों? महिलाएं सम्मानहीन क्यों? महिलाएं क्यों डरी हैं? महिलाओं के आत्मसम्मान या भय सा क्यों माहौल है? ये जो है वह गलत है। इसीलिए इन संस्कृतियों के अंतर्गत महिलाओं के महत्व को समझाते हुए स्वस्थ नारीवाद का पाठ्यक्रम आपको पढ़ने के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो जब ये महिलाएं जब परिवार के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत मुख्य भूमिका में हैं तो इनके लिए जो असामाजिक, अमानवीय व्यवहार हो रहा है उसे रोकने के लिए हम लोग
कौन सा व्यवहार करें, उसी को कहा जाता है संस्कृति में नारीवाद। उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति के अंतर्गत नारीवाद। यानी संस्कृतियों के अंतर्गत स्वस्थ महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण का निर्माण किस प्रकार हो, इसी को हम आगे बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला है संस्कृतियों के उत्तम मूल्यों का विकास। हर संस्कृति में अच्छाइयाँ होती हैं, हर संस्कृति में अपनी कमियां भी होती हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति बहुत ज़्यादा इसमें अच्छाइयाँ हैं। तो अगर महिलाओं के प्रति सांस्कृतिक रूप से मुख्य भूमिका होने के बावजूद भी गलत व्यवहार, गलत क्रियाकलाप, गलत गतिविधियों को रोकने के लिए पहला तो यही है करना चाहिए व्यक्ति को या समाज को या फिर सरकार को ये करना चाहिए कि संस्कृति के उत्तम मूल्यों का विकास करे। जैसे सहयोग देना, सहानुभूति रखना, सहायता उपलब्ध कराना, मान सम्मान करना, उदारता रखना इत्यादि जो संस्कृति के अच्छे मूल्य हैं, अच्छे जो आदर्श हैं, उनको बराबर सिखाने, पढ़ाने, बताने, समझाने संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जाएगा तो महिलाओं के प्रति संस्कृति के अंतर्गत स्वस्थ दृष्टिकोण या स्वस्थ नारीवाद की स्थापना होगी। दूसरा है व्यापकता एवं उदारता। यहाँ उदारता का मतलब होता है जैसे महिला है, कोई भी महिला है अगर कोई सी समस्या से ग्रसित है या किसी अन्य कोई प्रकार से समस्या है तो व्यक्ति स्वयं कष्ट उठा करके उसे सहायता प्राप्त कराना या नियमों में छूट देना उदारता कहलाता है। नियमों में छूट देना भी उदारता कहलाता है। तो सरकार या समाज द्वारा महिलाओं के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान ने सिद्ध कर चुका है कि मानसिक रूप से महिलाएं किसी प्रकार से पुरुषों से कम नहीं होती। तो महिलाओं के प्रति जो सोच समझ है उसके प्रति व्यापकता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ये अपनाते हुए उनको विकास के लिए, क्योंकि वह संस्कृति के अंतर्गत मुख्य भूमिका होने के बावजूद भी सामाजिक विकास में गौण भूमिका में हो गई हैं, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि उनके प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उदारता का व्यवहार करते हुए उनके विकास का, उनके व्यक्तित्व के विकास का, उनके मान सम्मान के स्थान का इत्यादि को संरक्षित करते हुए उनकी स्थितियों में सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है चरित्र निर्माण एवं नैतिकता। ये याद रखिए कि जितनी महिलाएं बहुत ज़्यादा नैतिक होती हैं पुरुषों की तुलना में, बहुत ज़्यादा नैतिक होती हैं। और रह गई चरित्रवान की बात, चरित्र का मतलब होता है महिलाओं का जो व्यवहार है वह पुरुषों की तुलना में अच्छा माना जाता है। यानी व्यवहार का मतलब यहाँ ये समझिए कि जितने भी व्यापक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो पुरुषों की देन होती है। तो जो महिलाओं का जो चरित्र है, चरित्र का मतलब यहाँ आचरण है, यह इनके अच्छे आचरण को समाज में शिक्षा के माध्यम से, इनके द्वारा धर्म पालन, नीति, सेवा इत्यादि कार्यों को के अंदर जो नियम है, नैतिकता है, उसको भी बताया पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग इनके चारित्रिक महत्व को और इनके धार्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से लोग सीख सके, समझ सके, इनका महत्व कर सके, ताकि इनके प्रति होने वाला शोषण को रोका जा सके। यहाँ कहने का मतलब ये है, इसको जो है चरित्र की जो उनकी महानता याद रखिए। जो माता होती है हमको भावनाएं और मन देती है, और जब तक आदमी मन से शुद्ध नहीं होगा तब तक उसका चरित्र निर्माण ही नहीं हो सकता। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं सबके पीछे माता का ही चरित्र है और उसकी ही धार्मिकता है। इसलिए इसके महत्व को समझाते हुए लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति स्वस्थ विचारधारा का निर्माण हो, ताकि संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं के अत्याचार को रोका जा सके और उनके प्रति उनके महत्व को समझाया जा सके और उनके महत्व को बढ़ाया जा सके। चौथा है नेतृत्व की क्षमता का विकास। वास्तव में महिलाएं घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा अथवा सक्रिय रहती हैं, परंतु होता क्या है कि नेतृत्व पुरुषों के हाथ में रहता है कि ये नहीं ये होगा। ऐसी परिस्थिति में होता क्या है, वो मुख्य होते हुए भी गौड़ हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को सांस्कृतिक स्तर पर संस्कृति में के अंतर्गत, चाहे वो वेशभूषा, खान पान, रहन सहन इत्यादि से हो, जो उनको इस प्रकार से मतलब उनको स्वतंत्रता प्रदान किया जाए ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके, स्वयं नेतृत्व कर सकें, स्वावलंबी हो सकें, ताकि उनका महत्व बढ़ सके और उनके शोषण या अत्याचार को रोका जा सके, या यूँ कहें कि संस्कृतियों के अंतर्गत नारी के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृतियों का अवबोध। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों में महिलाओं ने बहुत आगे विकास किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ विकास किया है, सहयोग दे रही हैं। तो उन सब बातों को भी
शिक्षा या पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि भारतीय संस्कृतियों में या अन्य संस्कृतियों में जो महिलाओं के व्यक्तित्व के हनन का या विकास का या सम्मान के कमी का जो स्वरूप है उसे दूर किया जा सके, उसे कम किया जा सके, ताकि महिलाएं स्वस्थ रूप से अपने व्यक्तित्व का विकास मान सम्मान के साथ संस्कृति के अंतर्गत कर सकें। अब छठा है अन्योन्य आश्रितता एवं आवश्यकता। महिलाएं जिस तरह से पुरुष महिलाओं पर आश्रित है, उसी तरह महिलाएं भी पुरुषों पर आश्रित हैं। यानी महिलाओं किस प्रकार से वह आश्रित होती हैं, उनके आश्रित होने का कोई मजबूरी का फ़ायदा न उठा ले, या महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करते हुए महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना। यानी कहने का मतलब उनकी जो एक दूसरे पर आश्रितता है और एक दूसरे की जो स्त्री पुरुष में आवश्यकता है, उन दोनों को इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ताकि जो है एक दूसरे के महत्व को, एक दूसरे के मूल्य को लोग समझें और महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। योगदान का महत्व एवं आदर। जैसे माँ के रूप में तो अभूतपूर्व योगदान तो होता ही है महिलाओं का, परंतु साफ सफाई के मामले में देखिए, माँ की भूमिका के रूप में देखिए, समाज को आगे बढ़ाने की भूमिका में देखिए, परिवर्तन की भूमिका में देखिए, या इत्यादि भूमिकाओं में अगर हम देखें तो महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान होता है। तो ये जो महिलाओं का जो योगदान है, जो संस्कार के क्षेत्र में या धार्मिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में जो महिलाओं का योगदान है, जो आदर्श है, जो व्यवहार है, उसको समझाया जाना चाहिए, उसको पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि लोग महिलाओं के प्रति आदर की प्रवृत्ति बढ़ती जाए, महिलाओं के प्रति उपभोग या लंपटता की प्रवृत्ति खत्म की जाए, कम की जाए, ताकि जो है महिलाओं के महत्व को लोग समझें। जब समझेंगे तो संस्कृतियों में उनको अपना उचित स्थान मिलेगा और उनके प्रति होने वाली हिंसा जो है घट जाएगी। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर भी महिलाओं के प्रति हिंसा और बढ़ती जा रही है, क्रूरता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने संस्कृतियों से छेड़छाड़ कर दिया। भारतीय संस्कृति की अपनी समस्या है, विदेशी संस्कृति की अपनी समस्या है। विदेशी संस्कृति की समस्या बहुत घिनौनी टाइप की है और यहाँ की संस्कृति की समस्या दूसरे तरह की है। तो इसलिए महिलाओं के जब योगदान, तप, कष्ट सहन, सहनशीलता, लज्जा, क्षमा, योग्यता इत्यादि के महत्व को आप समझेंगे तो आप उनके प्रति आदर व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, और जैसे विवाह विच्छेद इत्यादि जैसे दुर्व्यवहार कभी कोई नहीं करेगा। अर्थात महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण संस्कृतियों के अंतर्गत विकास किया जा सकता है। आठवां है अहिंसा एवं सहनशीलता। महिलाओं के प्रति होने वाले जो अत्याचार हैं, जो मार डालने वाली प्रवृत्तियां हैं, या फिर दहेज के लिए जो भी प्रताड़ना दी है, तो अहिंसा के माध्यम से किस प्रकार से महिलाओं को सुधारा जा सकता है, या उनको समझाया जा सकता है, या उनके किस प्रकार से उनके व्यवहार में, आचरण में परिवर्तन लाते हुए अनुकूल बनाया जा सकता है, इन गतिविधियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए। और साथ ही महिलाएं बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं, उनके सहनशीलता का कोई अनुचित फ़ायदा न उठाए, उनके रख रखाव, देख रेख, खान पान, रहन सहन का लोग ख्याल रखें। इन सब महत्व और दायित्वों को भी पुरुषों को बताया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण हो सके। नौवां है शांति एवं समृद्धि का आधार। याद रखिए, समाज में जो भी शांति है, जो सुख समृद्धि है, वह सबके पीछे महिलाओं का ही हाथ है। यानी महिलाएं जिस घर में, जिस परिवार में अच्छी हैं, उस परिवार में संस्कार, शांति, सुख समृद्धि इत्यादि बहुत कुछ अनायास ही उपलब्ध होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में इनको लक्ष्मी कहा जाता है। तो इनके जो शांति और समृद्धि और सुख का जो आधार है, इनके महत्व को भी समझाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए, ताकि पुरुष वर्ग द्वारा किसी प्रकार से अनावश्यक रूप से शोषण न किया जा सके, उनको पर्याप्त रूप से मान सम्मान दिया जा सके, ताकि वह आत्मसम्मान के साथ आत्म उत्थान करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। आप ये समझ लीजिए कि जो संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों के अंदर जीवित रखने के साथ साथ सुख शांति और समृद्धि का आधार महिलाएं ही तय करती हैं। अतः जब तक समाज में महिलाओं के प्रति संस्कृतियों के माध्यम से स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, तब तक समाज की शांति और सुख घटती ही जाएगी। यदि महिलाओं के प्रति समाज में शांति, सुख और समृद्धि का आधार और सोच अपना लिया जाएगा, तो उस समाज में उत्तरोत्तर उन्नति होती चली जाएगी। अतः आप समझ गए होंगे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति क्या है। इन महिलाओं की स्थिति के आधार पर उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाएं कि उनका
एक स्वस्थ स्थान, स्वस्थ सम्मान, स्वस्थ विकास, स्वस्थ पहचान, स्वस्थ ढंग से उत्थान हो सके। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। व्याख्यान समझ गए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।